हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड ग्रुप सी, पटवारी और पुलिस के लिए फास्ट ट्रैक है। तो इस कोर्स में हम आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम नज़दीक है उसका टोटल रिवाइज करा रहे हैं और रेगुलर क्लास हमारी शाम को चल रही हैं। जो लोग रेगुलर क्लास करना चाहते हैं बिल्कुल उसमें डिटेल से आराम से समझाया गया है। इस क्लास में हम स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि रिविज़न के तौर पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ। तो जो लोग इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट है, पूरा कोर्स होगा और पूरा का पूरा फ्री में होगा। आप चाहे तो ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन, बाद में यूट्यूब से वीडियो देख लें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज है भूकंप। भूकंप पढ़ते हैं और जो भी टॉपिक होता है, जैसे आप लोगों को बताया है पहले कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी कवर करते हैं और जो नए बनने वाले संभावित क्वेश्चन हैं वो भी हम इसमें देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भूकंप। भूकंप इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं। देखो बच्चों, भूकंप का अगर शाब्दिक अर्थ लो, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, कंप तो होता है कांपना, यानी कि पृथ्वी का कांपना या हिलना डुलना, इसे बोलते हैं भूकंप। अब भूकंप आने के कारण क्या क्या है वो देखते हैं पहले। भूकंप आने के कारण देखो, पहला तो कारण है प्लेटों का टकराव। प्लेटों का टकराव सबसे पहला कारण है, प्लेटों का टकराव। देखो, हमारी भूप्रकृति है वो अनेक छोटी बड़ी प्लेटों से बनी हुई है। कुछ प्लेटें एक दूसरे की साइड ऐसे आ रही हैं और कुछ, ठीक है, कुछ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये जो प्लेटें एक दूसरे की साइड ऐसे आ रही है, तो जब ये मिलती है तो इनमें एक एनर्जी लगती है। जब ये कहीं से टूटती हैं, इनके लॉक टूटते हैं, तो तब भूकंप आता है और तब पृथ्वी कांपती है। ठीक है बच्चों, इससे होता है प्लेटों के लिए। प्लेटों का जो टॉपिक है वो आएगा अभी, उसके बाद हम इसके बाद 2-3 क्लास के बाद वो आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी भूकंप के लिए बहुत बड़ा कारक है। कभी अचानक से अगर कहीं किसी एरिया में विस्फोट हो गया तो वो एरिया, वो प्लेट कपाएगी, कांपेगी, तब भी ये भूकंप आएगा। ठीक है, इसके बाद परमाणु विस्फोट है, इससे भी भूकंप आता है बच्चों। परमाणु विस्फोट अगर कहीं हुआ, किसी ने कर दिया, उससे भी भूकंप आता है। जैसे हमारे किम जोंग साहब है, उत्तरी कोरिया वाले, जब मन करता है विस्फोट कर देते हैं, लोगों को हिला देते हैं बिना मतलब के। तो ये है। और इसके बाद एक जो गौण कारण है, जो छोटा कारण है, वो है जैसे हिमालय क्षेत्र में है बांधों का निर्माण। बांध का निर्माण, अगर किसी एरिया में हम बांध का निर्माण करेंगे तो वहां उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, वो प्लेट का लॉक टूटेगा, तोड़फोड़ होगी, तब भी भूकंप आएंगे। तो ये बच्चों ध्यान रखने हैं, ये कुछ फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो कुछ मैं नोट्स ऐसे लिखवाऊंगा तो आपको नोट करके चलना है। अब देखते हैं अधिकतम भूकंप कितनी गहराई तक आ सकता है। तो अधिकतम, मैं लिख रहा हूं यहाँ अधिकतम गहराई, कितनी गहराई तक आ सकता है भूकंप। अधिकतम 700 किलोमीटर तक आता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतम कितने हैं, लगभग 700 किलोमीटर। इसके अलावा भूकंप मूल से कौन सी एनर्जी निकलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है, भूकंप ऊर्जा को हम कहते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। भूकंप ऊर्जा को हम कहेंगे प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा और है जो भूकंप का केंद्र होता है, जहां से पहली बार भूकंप निकलता है। कि मान लो कि ये पृथ्वी है, भूकंप तो अंदर यहीं कहीं होगा, तो ये जो अंदर का ये भाग होता है, इसे हम केंद्र कहते हैं और इसी को फोकस भी बोलते हैं, फोकस कहते हैं। और इसी को एपी सेंटर भी बोलते हैं बच्चों, हाइपोसेंटर बोलते हैं इसे। किसी को हाइपोसेंटर, हिंदी इंग्लिश में यही रहता है, हाइपोसेंटर बोलते हैं, इसी को हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ जो हमें महसूस देता है, ऊपर धरातल पे जो देता है यहाँ महसूस, तो उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, इसे बोलेंगे हम अधिकेंद्र बोलेंगे। ये आपको थोड़ा सा नोट करते चलना है। इसके बाद हम इसे रिमूव करके अभी हम जो तरंगे पढ़ेंगे भूकंप की वो देखेंगे। तो इसे हम अभिकेंद्र बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एपी सेंटर।
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं एपिसेंटर, यानी कि भूकंप जहां से पहले उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे हम केंद्र, और जहां से सबसे पहले ऊपर जाएगा इसे बोलेंगे अधिकेंद्र, एपिसेंटर। ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। अभी देखो, भूकंप से जो तरंगे निकलती है वो 3 प्रकार की तरंगे होती है। उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, 2-2, 3-3 जो फैक्ट हैं जो अब तक पूछे गए हैं वो कर लेते हैं, और जिनके पूछे जाने के चांस है वो भी इसमें करेंगे। जो पहले प्रकार की तरंगे उन्हें बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंग बोलते हैं इन्हें, प्राथमिक तरंगे, यानी कि पी वेव्स बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। एक तो ये सीधी चलती है, ऐसे ध्वनि तरंगों की तरह चलती है, बिल्कुल ऐसे धक्का दे के चलती है। एयर को ऐसे धक्का दिया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे चलती हैं। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा उस तरीके से चलती हैं। ठीक है, तो पहला जो इनका रहता है ये अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। इन्हें लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। दूसरे ये क्या करती हैं कि सभी माध्यम में चल सकती है, ठोस हो, ठोस में भी चल सकती हैं, ये जल में चल सकती हैं और गैस में भी चलती है। ठीक है, और अब देखते हैं इनकी गति। गति इनकी सबसे अधिक होती है प्राथमिक तरंगों की, भूकंप तरंग में गति लगभग इनकी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी गति होती है इनकी। और इनकी गति ध्यान रखना कि सबसे अधिक ठोस में होती है, ये याद रखना, ठोस में इनकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इनकी गति भी बदल जाएगी, दिशा भी बदल जाएगी। मान लो कि ठोस से जल में जाएगी तो इनकी गति कम हो जाएगी और दिशा भी थोड़ी बदल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। गैस में जाएगी, वहां भी थोड़ा सा बदल जाएगी। तो ये हैं इनके जो क्वेश्चन हैं बच्चों अब तक जो पूछे गए हैं, तो इन्हें आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगली जो तरंगे होती है, ये मोटे मोटे फैक्ट है जो हमें, देखो अगर आप लोगों को डिटेल से क्लास करनी होगी, ये फिर डिटेल से पूरी रहेगी, अभी डायग्राम भी एक में बनाऊंगा, तो वो क्लास आप लोगों को इवनिंग में मिल जाएगी, और हमारी प्लेलिस्ट है वहां भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब दूसरी होती है, हमें बोलते हैं द्वितीयक तरंगे या द्वितीयक तरंगे, इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स या एस तरंगे बोलते हैं, एस वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये होती है अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स, ये होती है अनुप्रस्थ प्रकार की, अनुप्रस्थ टाइप होती है, यानी कि हम ट्रांसवर्स भी बोल देंगे। ये होती है ट्रांसवर्स टाइप की, ये आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। दूसरा, अगली बात जो ये जो चलती हैं ये केवल ठोस में चल सकती हैं और कहीं नहीं चल सकती, इतना ध्यान रखना है। और ये जब चलती हैं, ये जो वेव चलती है ऐसे चलती है, ऐसे करके, यानी कि इनकी जो गति होगी, जैसे ये चलेगी यहाँ, तो ये ऐसे चलेगी बच्चों, ऐसे। और ये जो चलती थी, ये वाली, ये चलती थी ऐसे, ये स्प्रिंग की तरह, फिर दूर दूर होगी, फिर पास पास होगी। तो ये ऐसे एक धक्का दे के चलती थी और एक बंडल की तरह चलती थी, ध्यान रखना। ठीक है, और ये केवल ठोस में चलती है, और इनकी जो गति लगभग होती है, गति जो होती है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि इनकी गति इनसे कम होती है, इससे। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग ध्यान रखोगे। आगे इनका एक छाया क्षेत्र बनेगा अर्थ में, वो ध्यान रखेंगे। और पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिन लोगों ने नहीं देखी वो जरूर जाके देख ले, क्योंकि अभी जो आप ये टॉपिक पढ़ोगे ये उससे जुड़ा हुआ है, ये तभी समझ पाओगे जब पिछली वीडियो आपने देखी होगी। तो ये आपने, मुझे उम्मीद है, नोट कर लिया होगा। तो अब अगले देखते हैं एल तरंगे या लव तरंगे। देखो, अगला जो प्रकार है इन्हें बोलते हैं लव या एल तरंगे बोलते हैं, क्योंकि एचडी लव ने इसकी खोज की थी, इसलिए इनका नाम लव तरंगे पड़ा। इन्हें धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं,
धरातल लव वेव्स बोलते हैं, ठीक है, धरातलीय तरंग बोलते हैं। ये धरातल पर चलती हैं और इनकी गति सबसे ज्यादा होती है लेकिन नुकसान सबसे अधिक करती है। तो इनके बारे में देखेंगे अभी। एक तो इनकी गति कम होगी, गति लगभग होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकंड, ये गति होती है। और ये भी अनुप्रस्थ प्रकार की ही होती है, अनुप्रस्थ टाइप की होती है, ट्रांसवर्स ही होती हैं, ये ट्रांसवर्स टाइप की होती है। और इसके अलावा ट्रांसवर्स होगी तो ये केवल ठोस में चलेगी, ठोस में ही चलेगी, ठोस में चलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ तरंगों के बारे में है जो आप लोगों को याद रखना है। अभी एक छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें देखना है कि आपको किस कौन सी कितना अच्छा क्षेत्र बनाती है और किधर और कैसे कैसे वो चलती हैं। और इनकी जो खोज है HD लव ने की थी, ठीक है, HD लव, इसी कारण इन्हें लव तरंगे भी बोलते हैं। और ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भूकंप अंदर आता कैसे है, कौन सी तरंगे कितनी तेज जाएगी और कैसे कैसे वो निकलेगी। अब देख लो, ये है पूरी पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी है यहाँ, ठीक। और मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी आंतरिक रूप से कितने भागों में बटी हुई, 3 भागों में बटी हुई है। ये जो अंदर का ये जो क्रोड वाला भाग है, ये इसका जो बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग ये तरल है, ये ठीक है, लिक्विड है जो, ये लिक्विड है। अब मान लो कि भूकंप यहां आया, सबसे पहले भूकंप यहां आया, इसे क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। हिंदी में लिख लो, पिछली बार इंग्लिश में लिखा था, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और जैसे ही भूकंप आया, इसके यहां से 3 टाइप की तरंगे निकलती है। जो सबसे पहले जाती है वो लव तरंगे, वो निकलती है पी तरंगे, प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे। अब इसे यहां मान लो, ये पृथ्वी, ये धरातल है, यहाँ सबसे पहले जहां भूकंप महसूस दिया उसे क्या कहा हमने, केंद्र। धरातल पर सबसे पहले जहां महसूस दिया उसे बोला हमने, सॉरी, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, इसे बोला अधिकेंद्र। इसे बोलते हैं हाइपोसेंटर, वो सॉरी एपिसेंटर, एपिसेंटर, ठीक। एपिसेंटर इंग्लिश में पहले लिख दिया था, वो थोड़ा सा देख लेना। अब सबसे पहले जब तरंगे निकली तो तरंगे निकल निकल के ऐसे गई, धरातल की तरंगे तो गई। अब मान लो कि तुम सबसे पहले तरंगे सारी निकल ली और ऐसे जा रही है, यहाँ कुछ ऐसे चली गई, कुछ ऐसे चली गई, कुछ यहाँ से निकल के ऐसे चली गई, और पूरी पृथ्वी पे आराम से ऐसे जा रही है, ऐसे ये यहाँ आ गई। अब ये तरंगे यहाँ आ गई। अभी हम ये तरंगे चला रहे हैं एस तरंगे, ठीक है, एस तरंगे चला रहे हैं। और एस और पी सारी तरंगे आएगी यहाँ तक, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई और ऐसे आ गई, ठीक है, ऐसे चलती है। तो यहां तक, जहां तक ये क्रोड है, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने 3 भाग बता दिए थे। ये बाहरी भाग मेंटल और धरातल है, ये अंदर का भाग क्या है, क्रोड है, कोर। और अब तुम देख लो कि यहाँ दोनों टाइप की तरंगे आ रही है, यहाँ एस भी आ रही है और पी भी आ रही, दोनों साइड की आ रही। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो एस तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है और वो तरल में नहीं चलती, केवल ठोस में चलती है, ठीक है, वो केवल ठोस में चलती है। इसीलिए एस तरंगे यहां से यहां तक आई, ठीक है, एस तरंगे यहां से यहां तक आई, ये एस तरंगे हैं, मान लो एस तरंग, ये एस तरंग होगा, ऐसे इधर से इधर गई, ये एस तरंग हुई। जैसे ही अंदर गई, यहाँ लिक्विड में यहाँ गई, ये यहाँ जाके खत्म होगी, वैनिश होगी, क्योंकि जल के अंदर ये नहीं गई, तरल के अंदर नहीं जा सकती। अब इसमें ये तो देख लिया आप लोगों ने एस तरंगे, ये यहां से यहां गई, ऐसे गई। अब चूंकि सारी तरंगे एक साथ आती हैं, अब चलाते हैं हम पी तरंगे। जैसे मान लो कि पी तरंगे जब यहां भी आई थी और इधर भी आई थी ऐसे, और ऐसे आई यहां, ऐसे आई यहां तक पी तरंगे आई ऐसे, और इस साइड भी गई पी तरंगे, ये रेड वाली हम पी तरंगे देख रहे हैं, आई ऐसे,
यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, और जैसे ये अंदर गई इसके, ये इन्होंने मैंने क्या बताया था कि ये जब सभी माध्यम में चल सकती हैं, पी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकार के हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं ये, तो सभी माध्यम में चल सकती हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, अपनी दिशा और गति बदल देगी। तो लेकिन ये यहाँ से सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ क्या हुआ कि ये ऐसे मुड़ गई, ये यहाँ से ऐसे जानी चाहिए थी यहाँ, लेकिन इन्होंने क्योंकि ये ठोस है और ये यहाँ तरल है, कोर का बाहरी हिस्सा तरल है, तो इसने यहाँ से अपनी गति बदल दी ऐसे। अब ये यहाँ दिखाई दी, और यहाँ से फिर ये ऐसे दिखाई दी यहाँ, और यहाँ से फिर ये ऐसे दिखाई दी, और ये तरंगे ऐसे आती रही ऐसे यहाँ तक, और फिर यहाँ से निकल के ये ऐसे यहाँ तक आई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एस तरंगे और पी तरंगे दोनों लिक्विड से बाहर यहाँ तक 103 डिग्री तक दिखाई दी। ठीक है, एस तरंगे 103 डिग्री तक, और इधर भी 103 डिग्री पर ही एस तरंगे दिखाई दी। इधर एस और पी तरंगे दोनों 103 डिग्री तक है, और यहाँ अंदर जाने के बाद एस तरंगे सेकेंडरी वेव्स खत्म होगी। यहाँ केवल कौन सी दिखाई दी, ये रेड वाली पी तरंगे, रेड तरंगे हम पी से लिख रहे थे। यानी कि फिर दोबारा ये जो रेड तरंगे हैं ये 143 पे दिखाई दी, 143 डिग्री पे दिखाई दी, इधर भी 143 डिग्री पे दिखाई दी। अब तुम देख सकते हो यहाँ बच्चों कि यहाँ 103 डिग्री से 103 डिग्री के बीच एस तरंगे बिल्कुल भी नहीं है। 103 डिग्री से 103 डिग्री के बीच एस तरंगे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 103 डिग्री के बाद जो पी तरंगे हैं वो लाल वाली दिखाई दी। फिर कहाँ दी, 143 में, इधर भी 103 से कहाँ दिखाई दी, 143 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि एस का जो छाया क्षेत्र है, जो शैडो जोन है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र, एस तरंग छाया क्षेत्र, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। छाया क्षेत्र कितना होगा बच्चों, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ 103 डिग्री से 103 डिग्री तक, तो ये होगा 103 डिग्री से 103 डिग्री तक। और पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र होगा, जो पी वालों का होगा, वो आपको बताता हूं मैं अभी। पी छाया क्षेत्र जो बनेगा वो 103 से 143, 103 से 143 बनेगा। ये 103 डिग्री से 143 डिग्री तक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। यानी कि ये जो इतना है, ये वाला ये पी छाया क्षेत्र है, पी छाया क्षेत्र है, ये वाला इतना पी छाया क्षेत्र है, ये पी छाया का क्षेत्र है। और अगर तुम यहां से लो इसे, अभी अगर तुम इसे टोटल लो यहां से 103 से यहां तक, इतने को यहां से 103 तक, ये कौन आ जाएगा, एस छाया क्षेत्र। ठीक है, आप लोग इसे ऐसे देख लोगे। ठीक है बच्चों, तो इस सब क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी के केंद्र से कौन सी तरंग निकलती है, पी वाली निकलती है, हमने रेड लिखी है पी वाली, तो पी तरंगे पृथ्वी के केंद्र से निकलती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना होता है, 103 से 103 डिग्री। अगर आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आ रहा, डिटेल क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, डिटेल क्लास का लिंक आपको मैं कमेंट में सेंड कर दूंगा, वहां बिल्कुल डिटेल से है, जीरो से एक एक चीज समझाई गई है, बताई गई है। ठीक है, तो ऐसे इसका आप लोग करोगे। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि पृथ्वी के जो अंदर के भूकंप के केंद्र को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं, और अधिकेंद्र इसे बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। अब ये है सवाल अगला कि भूकंप को मापते किससे हैं। भूकंप को जो मापते हैं, सिस्मोग्राफ का एक यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ, ये एक मशीन होती है, इसके अंदर एक स्केल होता है, रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ में रिक्टर स्केल है, इस पर हम भूकंप को मापते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्केल आते हैं, लेकिन इसे भूकंप को मापते हैं। एक चीज और है जो सभी भूकंप क्षेत्रों को या समान भूकंप वाले को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं होमोसिस्मल, होमोसिस्मल बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं होमोसिस्मल। ठीक है बच्चों, भूकंप से संबंधित मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी क्वेश्चन आप लोगों के इससे कवर हो जाएंगे।
और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स से, जैसे कि हमने बताया है कि जो भी क्लासेस हैं हमारी सारी फ्री रहती हैं, आपको किसी कोचिंग में कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आप घर रहते अपनी तैयारी कीजिए, और उन्हीं लोगों के लिए ये क्लासेस शुरू की गई हैं जो तैयारी नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं दे पा रहे, बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पा रहे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक अलग से शुरू कराना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, वही टॉपिक एक्स्ट्रा बन जाता है इसमें। ये क्लासेस जो कि तू रहेगी वो एक्स्ट्रा वीडियो